बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। हमारे हार्मोन्स किन किन पाथवे के थ्रू काम करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लिक एएमपी के थ्रू जो हार्मोन्स पास करते हैं, काम करते हैं, इसका निमोनिक दिया हुआ है फ्लैट, चैम्प्स एंड चग्स। ठीक है, तो फ्लैट, चैम्प्स, चग इसका निमोनिक दिया हुआ है जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं हार्मोन्स। सबसे पहले आता है एफ से एफएसएच, एल से एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एचसीजी, एडीएच जिसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। V2 रिसेप्टर्स इसके साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। एमएसएच, पीटीएच, कैल्सिटोनिन, हिस्टामीन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हिस्टामीन के जो H2 रिसेप्टर्स और ADH के भी V2 रिसेप्टर्स जो सेकंड वाले रिसेप्टर्स हैं वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। तो इसका निमोनिक होता है फ्लैट, चैम्प, चग्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा फ्लैट में F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH, C से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, H से HCG, A से ADH, M से MSH, P से PTH, C से कैल्सिटोनिन, H से हिस्टामीन, G से ग्लूकागोन, G से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब साइक्लिक जीएमपी से जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं बैड ग्रैंपास। इसका निमोनिक दिया हुआ है वेजोडाइलेशन और डायूरेसिस के बारे में आपने सोचना है। जब आपने साइक्लिक जीएमपी का सोचना है तो जो वेजोडाइलेशन करते हैं और जो डायूरेसिस करते हैं। तो साइक्लिक जीएमपी के से जो काम करते हैं वो बीएनपी होता है, एएनपी होता है और ईडीआरएफ होता है, जिसे एंडोथेलियल डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो बैड निमोनिक आ जाएगा जो साइक्लिक जीएमपी के थ्रू काम करते हैं। बीएनपी, एएनपी और ईडीआरएफ या नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी के थ्रू काम करते हैं। ये वेजोडाइलेशन करते हैं और साथ डायूरेसिस कराते हैं, क्योंकि जो ब्लड नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होता है जो कि डायूरेसिस कराता है, क्योंकि नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हैं, नाइट्रोयूरेसिस कराते हैं। और जो ईडीआरएफ है वो एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वेजोडाइलेशन कराता है। उसके बाद इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के थ्रू काम करते हैं गोट हैग। गोट हैग निमोनिक है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। अब एडीएच के जो V1 रिसेप्टर थे और जो हिस्टामीन के जो V1 रिसेप्टर्स हैं ना वो IP3 के थ्रू काम करते हैं। अब V1 में भी 1 आ रहा है, आई की तरह की शेप आ रही है। हिस्टामीन के H1 रिसेप्टर्स के अंदर 1 के अंदर भी आई की तरह की शेप आ रही है, तो ये IP3 के थ्रू काम करेंगे। और जो V2 रिसेप्टर्स थे ADH के और जो H2 रिसेप्टर्स थे हिस्टामीन के वो साइक्लिक EMP के थ्रू काम कर रहे थे। तो जो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है इसका निमोनिक होता है गोट हैग। G से आ जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ADH के V1 रिसेप्टर्स। T से आ जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो TSH था वो साइक्लिक EMP के थ्रू काम कर रहा था और जो TRH है वो IP3 के थ्रू काम करता है। हिस्टामीन के H1 रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, हिस्टामीन का H1, ADH का V1 रिसेप्टर और एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जिनके सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं इसका निमोनिक है पेट कैट इन टीवी। पेट कैट इन टीवी। पेट से प्रोजेस्टेरोन जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना और जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो इससे भी हमें याद रहेगा कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, पेट और कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये सारे हमने अभी पढ़े कि जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस थी वो स्टीरॉयड की सिंथेसिस हो रही थी। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं सारे। तो और साथ जो हमारा T3 T4 थायराइड हार्मोन है और विटामिन डी के भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो पेट कैट टीवी। पेट में आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन के साथ आपका एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। C से आ जाता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और T3 एंड T4 और विटामिन डी के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। पेट कैट इन टीवी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, T3 T4 एंड विटामिन डी। उसके बाद आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज हमने अभी पढ़ा था कि जो इंसुलिन होती है वो टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू काम करती है। इसमें आ जाएगा मैप, इसका निमोनिक दिया हुआ है। ठीक है, मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, गेट फाउंड इन द मैप इसका निमोनिक दिया हुआ है कि जो टायरोसिन काइनेज पाथवे होता है इसमें आपने इसका निमोनिक है गेट फाउंड इन द मैप। ठीक है, गेट फाउंड इन द मैप GFI। तो
तो GFI में आ जाएगा जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स और इंसुलिन। सारे ग्रोथ फैक्टर्स और इंसुलिन टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करती है। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हो गया, उसमें एंडोथेलियल डिराइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, और साथ इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। सीरीन और थ्रियोनिन काइनेज पाथवे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का होता है। TGF बीटा का सीरीन और थ्रियोनिन काइनेज पाथवे है। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जिनके रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, पहला जो हमने पढ़ा था टायरोसिन काइनेज पाथवे वो रिसेप्टर वाला था। अब जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, इसमें आपका जैक स्टैट पाथवे होता है, ठीक है। जो रिसेप्टर वाला था उसके अंदर मैप पाथवे था, गेट फाउंड इन द मैप, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे थे, IGF-1, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, FGF, PDGF और इंसुलिन। अब जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे होता है, इसमें आपने एसिडोफिल्स और साइटोकाइंस के बारे में सोचना है। गेट आ जैक्ड पिग, ठीक है। जैक पिग में से याद रखना है, गेट इसका निमोनिक है कि इसमें जो ग्रोथ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया, प्रोलैक्टिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जैसे कि साइटोकाइंस में जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स के अंदर इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरॉन्स, और ग्रोथ हार्मोन भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है। ग्रोथ हार्मोन का भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे होता है। सबसे पहले आ जाएगा गेट जैक पिग, ठीक है। G से आ जाता है GCSF, एरिथ्रोपोइटिन, T से थ्रोम्बोपोइटिन, पोइटिन्स इसमें है, एरिथ्रोपोइटिन थ्रोम्बोपोइटिन दोनों का नॉन रिसेप्टर जैक पाथवे होता है। प्रोलैक्टिन का P से आ जाएगा प्रोलैक्टिन पिग में, I से आ जाएगा इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और G से आता है ग्रोथ हार्मोन। तो गेट पिग इसका निमोनिक है, गेट जैक पिग। गेट जैक पिग मतलब जैक पाथवे होगा, जैक स्टैट पाथवे होगा, या इसका जो है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे होगा, और गेट और पिग इसका निमोनिक है, ठीक है। गेट पिग इसका निमोनिक है, तो गेट में आ जाता है GCSF, एरिथ्रोपोइटिन थ्रोम्बोपोइटिन, और पिग में आ जाएगा प्रोलैक्टिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के अंदर साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन, और G से ग्रोथ हार्मोन। नाउ सिग्नलिंग पाथवे कैसे होती है स्टीरॉयड हार्मोन्स की। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे प्रोजेस्टेरोन, पैट, कैट, इन टीवी हमने अभी पढ़ा कि इंट्रासेलुलर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन ये सब आते हैं। अब इंट्रासेलुलर पाथवे होता है, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये लाइपोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो ये लाइपोफिलिक हार्मोन्स होने का मतलब है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को हमेशा जो है वो लाइपोफिलिक होने की वजह से किसी न किसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ ये बाउंड होकर ही सर्कुलेशन में मूव कर सकते हैं। तो ये सर्कुलेट करते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करके, और जिससे इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जब ये बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। अब मेल्स के अंदर अगर तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाएंगी, जाहिर सी बात है जब बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा होंगी तो फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। जब मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं तो उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ गायनेकोमेशिया। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर अगर सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम हो जाएंगी, मतलब कि आपके जो फ्री टेस्टोस्टेरोन्स हैं अगर उसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो फीमेल्स के अंदर हिर्सुटिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब जो पेशेंट्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, या फिर जो एस्ट्रोजन ले रही होती हैं, या प्रेगनेंसी के अंदर भी जो स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं, या एस्ट्रोजन लेने से ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्री हार्मोन्स होते हैं वो फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा फीमेल्स में। अब जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, ये या तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होंगे या फिर साइटोप्लाज्म में होंगे, क्योंकि इंट्रासेलुलर है ना, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस होता है। तो हार्मोन जो बाइंड करता है या तो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होगा या साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और फिर जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है फिर रिसेप्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और आपकी जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स आपकी एक्सपोज हो जाती हैं। उसके बाद एनहेंसर लाइक एलिमेंट होता है DNA के अंदर, जो पहले प्री मैसेंजर RNA बनाता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स मिलके, फिर उसके बाद मैसेंजर RNA बनता है। मैसेंजर RNA के बाद आपकी जो है वो राइबोसोम्स आते हैं और आपकी प्रॉपर प्रोटीन सेंसिस हो जाती है और रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। तो मतलब कि जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं या तो वो न्यूक्लियस के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके बाद DNA बाइंडिंग प्रोटीन से एक्सपोज होते हैं। फिर DNA के अंदर जो है प्रोटीन DNA में आपकी जीन्स की सेंथिसिस होती है, मैसेंजर RNA बनता है, फिर मैसेंजर RNA आपके राइबोसोम्स के ऊपर एक्ट करता है, राइबोसोम से प्रोटीन्स की सेंथिसिस करा देता है, और इस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन्स की सेंथिसिस होती है या सिग्नलिंग होती है।